भाई मेरा मन कर रहा है इस जनरेशन को कोनिक्स पढ़ाना बंद करो। आई क्विट। कोनिक्स टफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हर कोई रोता रहता है सर कोनिक्स टफ है, कोऑर्डिनेट टफ है, क्वेश्चन नहीं हो रहे। अब मैं क्या बोलूं इनको। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस वो ऐसे माइंडलेसली सॉल्व कर रहे होते हैं कि भाई क्या इंसान हो तुम, ज़ॉम्बी हो, या सोचना भी है कि नहीं है। अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो फॉर्मूले लटे हुए हैं, लगे हुए हैं उसमें क्वेश्चंस करते हुए, दुखी हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट टफ है, कोनिक्स टफ है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। अरे तुम्हारी आंखों के सामने है, तुम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। ये वीडियो देखना और आप इस वीडियो के एंड में कमेंट करना कि आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ह्यूमन या ज़ॉम्बी की तरह से। ह्यूमन वो है जिसने चाहे लिमिटेड चीज पढ़ी हो और वो डेफिनेशन से वो क्वेश्चंस कर लेता है, सोच लेता है। ज़ॉम्बी पता है क्या करता है, वो उसको बस एक ही चीज को फॉर्मूला ढूंढना है, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा लूं, यहां कौन सा फॉर्मूला लगा लूं। और वो जेई है भाई, ऐसे डायरेक्ट चीजें फिट नहीं होती, आपको सोचना आना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, अब यही क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी। दो वेरिएबल फोकल कॉर्ड है, मतलब फिक्स नहीं है, ए बी और सी डी दोनों फोकस एफ से पास कर रहे हैं 3,0 से, और एलिप्स दिया हुआ है जिसका ये फोकस है 3,0, एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। दीज फोकल कॉर्ड्स इंक्लूड एन एंगल tan इनवर्स 1/3। मतलब फोकल कॉर्ड फिक्स नहीं है, पर ये जरूर गिवन है कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो ये अजीब सा ये एक एंगल दिया हुआ है, तो मतलब यही एंगल मेंटेन करते हुए कॉर्ड्स घूमेंगे यहीं पे, फोकल कॉर्ड्स, ये फोकस। अब वो क्या कह रहा है, तो जैसे फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी। तो मतलब जैसे अपने सामने एलिप्स है, ये फोकस एफ है, ये हमने डायग्राम बनाया। अब ये दो कॉर्ड बनाए और ध्यान दीजिए दोनों कॉर्ड फिक्स नहीं है, फोकल कॉर्ड ये ऐसे ऐसे घूमेंगे, तो ये इनका जो एसी और बीडी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, याद रखो एसी और बीडी टेंजेंट नहीं है, कॉर्ड है ये। तो ये ऐसे जाके जब मीट करेंगे किसी पॉइंट पी पर, तो इसका लोकस वो पूछ रहा है, दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग। तो कहां आएगा। अब कई लोग तो तुक्का मारते हुए सर्कल बता ही देंगे, आप सर्कल ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इवन इफ दोज हु आर सेइंग सर्कल और आंसर सही भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, उन बच्चों को प्रूव करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ मैंने देख के बोल दिया, मेरी नजर सर ऐसी है, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लूं, उधर से शेप देख के लोकस बता दूं, ऐसा हूं मैं। जो भी है ढंग से करना पड़ेगा। यू कांट ट्राई करो और तुक्का नहीं, प्रॉपर करना, क्योंकि नहीं तो आप बहुत सारी चीजें जानते ही नहीं है। तो जो भी बच्चा सर्कल लिख के ओवर स्मार्ट बन रहा है, लेट मी टेल यू आंसर सर्कल है भी नहीं। तो जो लोग सोचते हैं सर्कल, मैंने सोच लिया सर्कल, सर वो यू घूमेगा और वो यू कॉर्ड वहां मीट करेगी और सर्कल आ जाएगा आंसर, भाई सब आता भी नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे लोग कैसे ट्राई कर रहे होंगे। ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके। उन लोगों ने कॉर्ड की इक्वेशन ली होगी, दोनों कॉर्ड के बीच में tan इनवर्स 1/3 है, तो दोनों की स्लोप्स के बीच में रिलेशन भी आ गया होगा m1 और m2 के बीच में। फिर उन्होंने इलिप्स से उसको सॉल्व किया होगा। मैं बता रहा हूं ना भाई, ये पॉइंट 3,0 पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन का इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, और दोनों के बीच में एंगल tan इनवर्स 1/3 है, तो tan की प्रॉपर्टी से m1 और m2 के बीच में रिलेशन भी आ जाएगा। अब वो क्या करेंगे, इससे इलिप्स को सॉल्व करेंगे, इससे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये पॉइंट निकालेंगे ए, ये पॉइंट निकालेंगे सी, ऐसी बी निकालेंगे, डी निकालेंगे, और फिर कहेंगे उससे लाइन से निकालूंगा और सॉल्व करूंगा। वो जो आंसर आएगा वो शायद m1 m2 की फॉर्म में आएगा, फिर m1 वो एलिमिनेट करेंगे बैठ के। आपको करते वक्त ही ऐसा फील नहीं आ रहा कि मैं क्या जा कर रहा हूं। आपको नहीं लग रहा कि क्वेश्चन ऐसे तो इतना लंबा हो जाएगा कि क्वेश्चन मैं चालू करूंगा और जब तक जेई का मैं करता जाऊंगा तो पता लगेगा जेई का एग्जाम आ जाएगा। अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप परेशान हैं बैकलॉग से, स्ट्रेस से, एग्जाम से पहले की नर्वसनेस से, क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे हैं, पढ़ते हैं पर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कम मजदूरी से बेटर आउटपुट चाहते हैं, तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। हमने इस पर बहुत मेहनत किया है। दिस कैन चेंज योर लाइफ। थोड़ा सोचो कि भाई इसको करना कैसे, इस वजह से तो दिया नहीं होगा उसने क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर कोई सेंस होगा। तो ज़ॉम्बी रीजन 1 जिस वजह से आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि पहली बात तो आपने कई चीजें पूरी नहीं पढ़ी होती हैं, तो इसलिए आपको पता ही नहीं होता कि कौन कौन से शस्त्र आपके पास अवेलेबल है। एक तो सिलेबस आप ढंग से पूरा किया करो। एक जो तरीका होता है ना कि बस फाइन पॉइंट्स याद कर लिए मैंने, बस उन्हीं को रिवाइज कर लिया, उन्हीं को ही करे जा रहा हूं, फिर मैं PYQs कर लूंगा, फिर मैं, उससे नहीं बात बनती है। पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्योंकि आपके पास उतने ही शस्त्रों की कमी है। आप एक बैटल में जा रहे हो 2-4 चाकू छुरी लेके, वहां से सामने से तोप और बंदूकें चल रही है, तो क्या हालत होगी सोचो। तो शस्त्र पूरे लेके जाओ, पूरा पढ़ो। आपको पता है इलिप्स के लिए
अगर ये थीटा फिक्स होता है, मैं आपको एक शस्त्र देता हूं, देखो आपके पास ये शस्त्र था कि नहीं था जिसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को ज़ॉम्बियों की तरह कर रहे थे। इलिप्स के लिए अगर ये थीटा फिक्स है और अगर मैं AC और BD को ऐसे खींचता हूं ना, तो ये डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट करते हैं। क्या ये शस्त्र आपके पास था? यानी उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट्रिक्स है। उसका लोकस आपको ऐसे सर्कल वर्कल निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट्रिक्स आंसर है। अब कोई लोग बोलेंगे हाँ नहीं नहीं मेरे पास ये शस्त्र था, मुझे पता है, मुझे पता है, पता है। तो जो भी कुछ टीचर पगलू लोग यहाँ पे ऐसे बोलेंगे ना पता है, उनके लिए एक शौक कि भाई साहब ये थीटा फिक्स नहीं है ना, तो भी ट्रू है। एक्चुअली उस थीटा की कोई जरूरत भी नहीं है, थीटा सिर्फ तुम्हें पागल बना रहा है। थीटा को हटा ही दो, वो दोनों किसी भी एंगल पे होंगी कॉर्ड, तो भी उनके एंड पॉइंट को ऐसे खींचोगे ना, इसमें हो जाके डायरेक्ट्रिक्स भी जाके मीट करता है। मतलब थीटा है ही नहीं, ये कोई सी भी दो फोकल कॉर्ड है और इनके एंड पॉइंट को यहां से खींचो, यहां से खींचो, तो ये जो कॉर्ड जाके मीट करते हैं ये भी डायरेक्ट्रिक्स में जाके मीट करते हैं। थीटा है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, वो थीटा दिया हुआ था सिर्फ पागल बनाने के लिए कि बच्चा लगा रहेगा, थीटा की जरूरत भी नहीं है। तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं हाँ ये तो पता है, ये तो पता है, ये तो पता है। अगर ये पता है तो लेट मी टेल यू एक और शॉक भाई, ये इलिप्स के साथ साथ सारे कोनिक्स के लिए सच है भाई। इलिप्स होने की भी जरूरत नहीं है, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला। अगर ये फोकस है और आपने फोकल कॉर्ड बना दिए, इनके एंड पॉइंट से ये जो कॉर्ड बनेगी ये डायरेक्ट्रिक्स पर जाके मीट करेगी करेगी, गारंटी है, होना ही है। हर चैप्टर पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला तीनों के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अरे भाई फोकस वगैरह चाहिए उसके, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला के लिए बोल रहा हूं। अब ये सच सबके लिए है फॉर एनी कोनिक। एक बार डायग्राम को जरा ढंग से समझ लीजिए कि हमने फोकल कॉर्ड बनाई दो, A और C वो दोनों एंड पॉइंट है, B और D ये दोनों एंड पॉइंट है, इधर खींचा तो ये जो पॉइंट P है डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, चाहे कोई सी भी कॉर्ड बना लो। इनफैक्ट अगर आप ये वाले एंड पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दोगे ना, वो भी जाके डायरेक्ट्रिक्स पर ही मीट करते हैं। तो पहली बात तो ये शस्त्र रख लो, ये बहुत ही सिंपल सा शस्त्र है। इनफैक्ट आप इससे हैरान ना होइए, ये हैरान ना होइए, ये तोप है। आप सिर्फ इसकी एक छोटी सी बंदूक चला रहे थे। कौन सी बंदूक? आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स। भाई वो इसी का ही बच्चा है। अगर मान लो ये दोनों कॉर्ड ऐसे हो जाएं आपस में, भाई किसी भी एंगल पे थ्रू है तो जीरो एंगल बना लें, तो तुम्हें दिख रहा है ये A और C पॉइंट सेम हो जाएगा, B और D सेम हो जाएगा, तब ये जो ग्रीन लाइन है टेंजेंट हो जाएगी, ये भी टेंजेंट हो जाएगा। तो टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स, वो उसी का ही बच्चा है, वो इसी का ही स्पेशल केस है जो हमने याद किया हुआ है। ये बस उसका एक जनरल सिनेरियो है। खैर कई लोग बोलेंगे अरे ये तो आएगा नहीं, ऐसा पूछेंगे नहीं। भाई साहब ये इतना इजी है कि विद इन वन लाइन यू कैन रीच है। बड़े फॉर्मूले जो हम बड़ी बड़ी चीजें बड़े बड़े फॉर्मूले याद करते हैं ना, और टेढ़े मेढ़े कोनिक्स के लिए उसके लिए, वो सब नहीं आएगा और आया भी नहीं है। ये इतना बेसिक चीज है कि अगर किसी तुमने क्लास 10वीं के बच्चे को कोनिक्स की डेफिनेशन बता दी ना कि देखिए कर दे, वो कर देगा। तो जो चीज 10वीं का बच्चा भी कर सकता है उसके आने का चांस ज्यादा है, वो नहीं कि जिसे कोचिंग क्लास पढ़ाएंगे तभी होगा। समझो बात को। चलिए, तो बड़े फॉर्मूला वगैरह की जरूरत ही नहीं है, ये अल्ट्रा इजी है। और इसीलिए आप क्यों नहीं कर पाए, इसका ज़ॉम्बी रीजन 2 ये है कि आप लोग ना शायद कोनिक्स को बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ रहे हैं। मतलब आप चीजों का रस नहीं ले रहे हैं, आपके दिमाग में कंटिन्यूसली ये चल रहा है कि अरे ये वाला क्वेश्चन में ऐसा कर दूंगा, इस क्वेश्चन में ये लगा लूंगा, इसको क्वेश्चन वाइज नहीं। पैटर्न प्रोग्रामिंग मत करो अपने दिमाग की। कई बच्चे पैटर्न प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। मतलब मैं बताता हूं ये समस्या स्टूडेंट्स में है कि जल्दी करो, याद करो, भागो, जल्दी जल्दी करो। रिलैक्स, एंजॉय कर। और टीचर्स के अंदर पैटर्न प्रोग्रामिंग, अरे ये करवा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ये कर लेना, और ये वहां से चली आ रही है ओल्ड कोटा के स्ट्रक्चर से। भाई साहब इतनी बोरिंग होती है वो जिसकी हद नहीं। रस लो, एंजॉय करो कि अच्छा ऐसा हो रहा है, स्टोरी बनाओ उसमें। इसलिए टीचर्स के लिए भी मेरा सजेशन है कि भाई कुछ स्टोरी सी बनाओ, कुछ ड्रामा सा बनाओ, ताकि वो चीज दिमाग में रजिस्टर हो। अब मैंने जो ड्रामा बनाया तो 5 मिनट के अंदर वो वाली चीज दिमाग में फिट हो गई होगी बच्चों की कि अच्छा फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे वो कॉर्ड वहां जाके मीट करेगी। नहीं तो वो रोते रहते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं याद होती कोनिक्स की। तो शेरो शायरी सही चीज भी करी जा सकती है शेरो शायरी से। इंटरेस्टिंग रखो, याद हो जाए लाइक अ ह्यूमन, और ज़ॉम्बी की तरह नहीं। और हम इसको
प्रूव कैसे करेंगे? अब कई बच्चों का सवाल होगा ये आया कैसे, ये आपने जादू सा बता दिया, ये है कैसे, आया कैसे? आप कह रहे हो इतना ईजी है, क्लास 10वीं का बच्चा भी कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, अभी आपको दिखाते हैं। पर उसके पहले ना तुम ये वाला क्वेश्चन करना, ये और भी ईजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन से उसका रास्ता गुजरता है कि ऑक्सिलरी एंगल्स दिए हैं पॉइंट पी एंड क्यू ऑन दिस इलिप्स, π/3 और π/4, और वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट्स पी एंड क्यू दो लाइन ड्रॉ करी है, दोनों का स्लोप √3 है, जो जाके डायरेक्ट्रिक्स को Q डैश और P डैश पे कट करती हैं। तो P डैश और Q डैश का रेशियो चाहिए उसका। अब मैं ट्राई करो, उसको ट्राई करके देखो। मैं बता रहा हूं कुछ बच्चों ने एक्चुअली ये थॉट लिया होगा कि दोनों पॉइंट के ऑक्सिलरी एंगल पता है तो दोनों पॉइंट पता है हमें। अब यहां से लाइन की इक्वेशन निकाल लूंगा क्योंकि स्लोप भी पता है मुझे, उसे डायरेक्ट्रिक्स से सॉल्व कर लूंगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूंगा। ऑल्दो इस क्वेश्चन में उतना भी ज्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन भाई। यहां भी आप लाइन की इक्वेशन वगैरह निकाल के शुरू हो जाओगे तो नहीं, फील लो, बेसिक से चलो। किसी भी कोनिक के लिए बात हो रही है, किसी भी कोनिक के लिए अगर हम पॉइंट और P और Q जिनके फोकल रेडियस R1 और R2 है, मतलब फोकस से डिस्टेंस R1 और R2 है, वहां से तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट्रिक्स तक किसी भी डायरेक्शन में, तो उन लाइंस का जो लेंथ है वो ना, वो रेशियो R1/R2 ही रहता है। इसका और इसका रेशियो R1/R2 रहेगा हमेशा, किसी भी डायरेक्शन में भगाओ। अब कई लोग बोलेंगे ऐसा क्यों रहेगा? भाई जो चीज सारे कोनिक के लिए सच है ना, याद रखना वो डेफिनेशन से आ जाती है, वो डेफिनेशन जो आपके फर्स्ट पेज पे पढ़ते हो। कौन सी डेफिनेशन? भाई ये पता है ना, पॉइंट का डिस्टेंस अगर फोकस से लिया जाए और डायरेक्ट्रिक्स से लिया जाए तो FP/PM का रेशियो E आता है, ये चीज पता है। और अगर ये आप क्लास 10वीं के बच्चे को समझा दो तो सारे क्वेश्चन कर देगा। वो कैसे कर देगा? देखो, ये अगर R1 है, ये R1/E है, इतना तो कर ही लेगा। इन दोनों का रेशियो जब E है तो इसको अगर R1 लिया है तो ये R1/E आ जाएगा, इतना तो 10वीं का बच्चा कर ही लेगा। अब वो कह रहे हैं ग्रीन लेंस का रेशियो R1/R2 है, क्यों? उसे पता है ये R1 है तो ये वाली लेंथ R1/E है और ये वाली लेंथ R2/E है। अब इन दोनों ट्राइंगल को ही देख लो, ये 90, ये 90, ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ट्राइंगल सिमिलर है। जब इन दोनों लेंस का रेशियो R1/R2 है तो हरी लेंस का रेशियो भी R1/R2 होगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसे ओरली हो गया। और 10वीं का बच्चा कर देगा जिसको ये पता है कि अच्छा वो R1/E और R2/E होता है, बस इतना ही पता है तो वो कर देगा इसको। तो रेशियो R1/R2 है। और अगर ये चीज समझ में आ रही है हमें तो आप एक्चुअली इसको किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करो, वो ग्रीन लाइन सिर्फ वो ही नहीं, किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर लो। मतलब आप यूं ड्रॉ कर लो, यूं, ये रेशियो भी R1/R2 ही रहेगा। आप परपेंडिकुलर बना लो, वो भी R1/R2 ही है। आप सेम लाइन बना लो भाई, ड्रॉ द सेम लाइन इफ यू वांट कि ये सेम लाइन जा रही है तो सेम लाइन पे भी ये डिस्टेंस लेट्स से W पे जाके मीट की, WP/WQ ये भी R1/R2 रहेगा। वो रहना ही है, सिमिलर ट्रायंगल बननी है अपने, किसी डायरेक्शन में बनाओ। अब इस क्वेश्चन में हमें उन पॉइंट्स का डिस्टेंस वो डायरेक्ट्रिक्स से निकालना है बस, और वही वो √3 स्लोप के अलॉन्ग जाते हुए दोनों लाइंस पैरेलल है, तो अपने को R1/R2 निकालना है दोनों पॉइंट्स का। अब R1 और R2 का क्या फॉर्मूला होता था भाई? A-AE cos थीटा होता था राइट वाले फोकस से। किसी भी पॉइंट का अगर ऑक्सिलरी एंगल थीटा एलिप्स में तो उसका R1 यानी फोकस से डिस्टेंस A-AE cos थीटा होता है। तो इतना फॉर्मूला याद रखो, बढ़िया है। तो बस A-AE cos π/3 A-AE cos π/4 कर लो, रेशियो लेके आंसर आ जाएगा। तो देख लेना क्या आंसर आता है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन से ही हो रहा है और हम सिर्फ इक्वेशंस लगाएंगे, वो सब करेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखो कि एग्जाम में जो कोनिक्स होता है ना, वो एलिमेंट्री लेवल का आता है, पर वो उस बच्चे के लिए इजी है जो अप्लाई कर सकता है। जो वहां फॉर्मूले ढूंढ रहा है ना, मेरे को एक फॉर्मूला वो याद था, एक फॉर्मूला वो याद था, वो दुखी होगा। फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ फॉर्मूले पर रिलाई करके आप नहीं चल सकते। आपको फील पकड़नी होगी, अच्छा ये जो R1/R2 है, अच्छा ये ऐसे लगता है। अब आपको दिख रहा होगा हाँ यार ये सारे रेशियोज ही R1/R2 हो जाएंगे। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बताओ, इस डायग्राम में बताओ, ये R1 है, ये R2 है, तो PA/PC कितना हुआ? R1/R2। इस बार क्या उसने सेम डायरेक्शन मतलब ऐसी ले ली तो R1/R2 होगा। अच्छा अगर ये R1/R2 होगा तो ये बात समझ रहे हो कि पॉइंट P
AC को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1:R2 में। भाई जब ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस R1/R2 है, तो यही तो डेफिनेशन है एक्सटर्नल डिवीजन की। तो P डिवाइड्स AC एक्सटर्नली इन R1/R2, तो यानी ये पॉइंट P इन दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1/R2 में। जो इस ट्राइंगल के नजरिए से अगर बात की जाए, तो इस ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं उनके रेशियो में ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाला होता है, जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का होता है। तो एफपी जो है, इसी लाइन को अगर एक्सटेंड कर दूं तो जो क्रॉस बनेगा, इसी क्रॉस का यहां पर जो ये वाला एंगल है साइड वाला, इसका बाइसेक्टर होगा। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं इसको पूरा ही खींच दूं, तो जो काम आपने पी के लिए यहां बोला वही आप पी डैश के लिए भी बोलोगे जब ये वाली कॉर्ड वहां जाके मीट करेगी। आप बोलोगे कि वापस यार ये रेशियो लेट से R3 है, ये R4 है, तो ये रेशियो R3/R4 आएगा, तो ये इस एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर हुआ। पर आप कहना चाह रहे हो FP डैश और FP दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है उसी बाहर वाले एंगल के, दो अलग अलग तो नहीं हो सकते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेम एंगल के बाइसेक्टर अलग अलग नहीं होंगे। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट ऐसे अलग अलग नहीं होंगे, ये सेम ही जगह जाके मीट करेगा, ताकि ये अगर सेम जगह जाके मीट किया ऐसे, ताकि फिर ये एक अकेला एंगल बाइसेक्टर आएगा। इसलिए P इक्वल टू P डैश। इसलिए आप आराम से कह सकते हो कि भाई इसको खींचो यहां तक, इसको खींचो यहां तक, तो ये डायरेक्ट्रिक्स में जाके मीट करेंगे, और ये वाला जो पॉइंट P होगा ये वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। समझ में आई बात? इसलिए होता है, याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब इसके ऊपर मैं होमवर्क का क्वेश्चन लाया हूं, देख लीजिए। y² इक्वल टू 4ax है, एक पैराबोला अच्छे से जानते हैं आप, उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, F फोकस है। अब QF ये वाले एंगल को बाइसेक्ट कर, दिख रहा है? इसको QF बाइसेक्ट कर रहा है। QF की लेंथ 5 दे रखी है, FP की लेंथ 12 दे रखी है। उसी कॉर्ड को खींच के वहां डायरेक्ट्रिक्स पे मारा तो पॉइंट P पे जा रहा है। FP की लेंथ 12 है। हमें QP की लेंथ निकालनी है। डायग्राम आपके सामने है, Q पॉइंट AB पर है और FQ एंगल AFB को बाइसेक्ट करना है। तो आप जल्दी से QF की लेंथ, QP की लेंथ बताना और कमेंट्स में बताना, ये होमवर्क है। और इसको आप और कैसे कर रहे होते अगर आपने ढंग से ये वाली फील नहीं पकड़ी होती R1:R2 वाली, तो क्या कर रहे होते? मैथ्स ऐसे ही पढ़ो थोड़ा दीवानों की तरह। अगर वो रेशियो R1/R2 है, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, उस डायग्राम को थोड़ी देर देखो। आई एम वेरी श्योर आपने वो डेफिनेशन लिखने के बाद उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं किया होगा, सीधा आप चले गए होंगे। कोनिक्स की डेफिनेशन लिखी कि ये रेशियो दिस बाय दिस ई होता है, बस उसको छोड़ दो, अब हो गया। अब चले गए होंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस बड़े बड़े फॉर्मूले बना लिए होंगे, चले गए। अरे यार वो डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में वो टेंजेंट वेंजेंट उतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन दी नहीं है। एनसीईआरटी ने क्या चीज दी है? ये दिया है कि ये रेशियो ये रहता है। इसके ऊपर तो बहुत कुछ हो सकता है और बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल सही। इसकी तरफ ध्यान रखो, रेडार ऑन रखो कि अरे हाँ ये यूज किया जा सकता है। और ये मैं तो इस क्वेश्चन में यूज करके दिखाया, तुम्हें और भी क्वेश्चन में यूज हो सकता होगा। तो मैथ्स ऐसे ही पढ़ो। हम लोग हमारे कोर्सेज के बारे में जिन बच्चों को पता ही है, हमारे अर्ली बैचेस 11th 12th और ड्रॉपर शुरू हो गए, उसमें हम लोग अच्छे से जल्दी ही शुरू कर दिए हैं ताकि तबीयत से रस लेके पढ़ें। मैथ्स का एक पर्पस तो ये होता है कि हमें जेई में बहुत अच्छी रैंक निकालनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक निकालनी है, पर एक और पर्पस ये भी होता है कि हमें लाइफ में भी सक्सेसफुल होना है, क्योंकि मैथ्स उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने आसपास जितने भी बड़े लोग जो सक्सेसफुल देख रहे हो ना आजकल की दुनिया में, आप उनकी बैकग्राउंड देख लो, उनकी बैकग्राउंड में मैथ्स का रोल नहीं है तो बताओ, आपको बहुत कम मिलेंगे जिनके में मैथ्स का रोल नहीं होगा। तो मैथ्स हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते जेई, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना, ऐसे फॉर्मूले वगैरह रट रटा के, मान लीजिए जेई भी हो जाए और फिर दूसरे को बोले मेरा तो इससे हो गया, तेरा हो गया होगा, पर तू देखना IIT के अंदर जाके तुझे फील होगा कि जब भी वहां कोडिंग के कंपटीशन होंगे, एल्गोरिदम के कंपटीशन होंगे, तू उनके पीछे होगा, तुझे नहीं समझ में आएगा वो लोग ऐसा कैसे सोच पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं सोच पा रहा, तब तेरे को फील होगा। IIT जाना, IIT इज अ रास्ता जिससे आप अपनी असली मंजिल तक पहुंचोगे। असली मंजिल कुछ और बनना है, IIT तो सिर्फ एक जरिया है। तो जिसको भी तबीयत से दिल लगा के मैथ्स पढ़ने का मन करता है, मैं जानता हूं मैं किस ऑडियंस से बात कर रहा हूं, किन लोगों से बात कर रहा हूं, वो हमारे बैचेस को जरूर देखे एक बार। जिन बच्चों ने ऑलरेडी 1.5 साल 2 साल मैथ्स पढ़ लिया है ठीक ठाक लेवल पे और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो हमारे प्रैक्टिस क्रैश कोर्स और एनहेंसमेंट बैच ये जो है एक ही बैच है, इसमें आ सकते हैं। हम संडे टू संडे अभी प्रैक्टिस कराएंगे
और फिर बाद में आपको दिसंबर के बाद से हम लोग आपको 3 days अ वीक में कन्वर्ट कर देंगे और वो चलता रहेगा एडवांस तक। तो यू कैन ट्राई दिस बैच ऑल्सो चेकआउट आवर एकेडजा दोस्त। जिन बच्चों ने हमारे लास्ट लॉन्च के बाद उस चीज को यूज किया उन्होंने बहुत तारीफ की है, वो काफी फायदा करता है। जो भी बच्चे बैकलॉग, फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, रिवीजन की प्लानिंग नहीं हो पा रही, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, मुझे रिवीजन करना है क्विक, मेरे को अपने वीक एरियाज पता लग जाए, मेरा टेस्ट आने वाला है, जो भी बच्चे इन चीजों से परेशान है वो एकेडजा दोस्त को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर एंड बाय बाय।